राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ बने हैं कलकत्ता से। राजेश सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, आईटी में एक बड़ी कंपनी और एक छोटी कंपनी का नाम बता दीजिए जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट, बिजनेस ठीक है और इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा। पैनल में जो मित्रगण है, सबको नमस्कार। आईटी अनीशा ने अभी बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरीके से फ्राइडे को नासडैक वगैरह में तेजी देखी गई, खास करके इस बात के बाद जबकि फेड चेयरमैन पावेल साहब की कमेंट्री से कुछ हिंट मिले जैक्सन होल में कि शायद बहुत जल्द रेट कट चालू हो जाए। तो उसके बाद से ही हमने देखा कि बढ़त होती है और ऐसा लगता है कि जो डिस्क्रिशनरी स्प्रेड्स है वहां पर बढ़त होती हुई नजर आएगी। अब रहा सवाल की वैल्यूएशन के लिहाज से कहाँ कंफर्ट आता है, तो जो फ्रंट लाइन के दोनों कंपनियां हैं टॉप लीग की टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों में ही हमारा कंफर्ट आता है। टीसीएस की खास बात की जाए तो पहली तिमाही के नतीजे अगर आप देखो तो खासे इंप्रेसिव रहे थे। कंपनी के फोकस जो है वो आरओई बढ़ाने में, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में है और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में मार्जिन बेहतर हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। और जो जिस तरह की बोर्ड बेस्ड ग्रोथ हो रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक कंफर्ट है। दूसरे अगर आप देखो तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। जेन एआई में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। वीकेंड पे कंपनी के बयानात आए, वो एक सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे अगर आप देखो तो बैलेंस शीट स्ट्रांग है। हालांकि अब ये बायबैक का जो सिलसिला था वो आगे आने वाले दिनों में शायद कम होता हुआ या बंद होता हुआ नजर आए, लेकिन उसे दरकिनार भी कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ जिस तरह ये कामकाज कर रहे हैं, एट्रिशन रेट कम हो गई है, बीएफएसआई सेगमेंट धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है और सारी ज्योग्राफीज से नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये दोनों कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। मिड कैप की बात की जाए तो हमारे रडार पे इस वक्त इंटेलेक्ट डिजाइन है, जो हमें लगता है कि अपने प्रोडक्ट वगैरह को लेकर के एक अच्छी बढ़त दे सकता है। ओके, ठीक। इंटेलेक्ट डिज़ाइन आप बता रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि अच्छा बढ़त दे सकता है। ठीक है, डन सर। सर, इसमें से कोई ख़राब शेयर आइडेंटिफाई कर रखा आपने जहाँ पर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही चल गया वो? देखिए, ऐसा तो इस वक्त ऐसा कोई है ही नहीं कि बहुत ज्यादा चल गया हो, क्योंकि आईटी आउट ऑफ फ्लेवर रहा है बहुत दिनों से। बट फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ एक स्टॉक जैसे कि बिरला सॉफ्ट है, जेंसार टेक है, यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए तो नई एंट्री की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनियां खराब है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन हो गया है तो वहां थोड़ा सा कूल ऑफ का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, डन सर, डन। तो मैंने ये एनआईटी, इसी में से कंपनी निकली एनआईटी लर्निंग के नाम से। और मार्केट कैप की बात करें, मतलब 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास ही कंपनी, कोई बड़ी कंपनी नहीं है। लेकिन ट्रिगर बना था इसके लिए बजट का, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट को लेकर बड़े ऐलान हुए थे, जैसा कि वरुण बता भी रहे हैं। और शेयर चला है वैसे ये, आज तो 20% ऊपर है ही, क्योंकि रमेश दमानी की एंट्री हुई है। और होता ये कि जब भी बड़े निवेशक आते हैं तो थोड़ा सा बाजार उसको चीयर करता है कि अच्छा जरूर कुछ ना कुछ देख के वो निवेशक एंट्री कर रहे हैं कंपनी में। इस छोटे साइज की कंपनी में भी एक साल में 92% के आसपास के रिटर्न एनआईटी लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को कमा के दिए हैं। राजेश जी, एनआईटी लिमिटेड आपको कितना भरोसा है सर? और क्या ये पोर्टफोलियो स्टॉक है या फिर मोमेंटम वाला स्टॉक है कि मोमेंटम में है तो चलेगा, राइड्स कर लें? क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि अगर कोई मध्यम से लंबी अवधि के लिए स्टॉक में बने रहना चाहता है तो बने रह सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछली तिमाही में जहां मिड कैप आईटी में उतनी कोई अच्छे रुझान नहीं थे, इस कंपनी ने करीब करीब 10% रेवेन्यू पे और करीब 8% बॉटम लाइन पे ग्रोथ दिखाई थी। और मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में ये कहा था कि आने वाले दिनों में वो 10% की जो ग्रोथ मोमेंटम है उसे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। वैल्यूएशन अच्छे हैं, आपने सही कहा कि बहुत छोटी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, लेकिन मुझे लगता है 180 के टारगेट के साथ इसमें बने रहना चाहिए। और कोई के पास है तो बने रहना चाहिए, अभी खरीदारी का तो मौके है नहीं क्योंकि सर्किट में लगा हुआ है। ठीक है, बने रहने की सलाह है आपको एनआईटी लिमिटेड के शेयर में, अगर आपके पास है तो। लेकिन राजेश जी, थोड़ी देर पहले आपके पास आवाज़ नहीं जा रही थी, मैं मेटल के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि आप देखिए आज तमाम शेयर चल रहे हैं, वेदांता हो, चाहे एनएमडीसी हो, या फिर हिंडाल्को हो, नाल्को हो, सेल, हिंद कॉपर, जो भी स्टॉक उठा लिए सब चल रहे हैं। ये ट्रेडिंग बाउंस है या फिर किसी तेजी का संकेत है राजेश जी? इस पर कितना भरोसा करें मेटल की तेजी पर?
देखिए, मेटल की तेजी अगर आप कहो ना तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है चाइना के फैक्टर्स पर, लेकिन आज की डेट में जैसा हुआ है, जो यूएस से निकल के आया रेट कट वगैरह को लेकर के, दूसरे जो भारत में भी बड़े-बड़े कैपेक्स अनाउंस हो रखे हैं, फिर वो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ वगैरह में स्टील को खासा बेनिफिट होगा। मेटल एज ए स्पेस में अगर कोई चुनना हो तो मैं समझता हूँ स्टील एक बेहतर स्थिति में रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को लेकर के। दूसरे जो सेक्टर्स भी बढ़ेंगे, बट स्टील में हमारी ज़्यादा पॉजिटिव व्यू है। जिसमें हम समझते हैं कुछ एक चुनिंदा कंपनी जैसे कि जिंदल स्टील एंड पावर बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकती है, बावजूद इसके कि नीचे के लेवल से देखेंगे तो बहुत बढ़ गया है। पहली तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे, सेल्स वॉल्यूम अच्छा था। रियलाइजेशन हल्के थोड़े लो हुए थे, लेकिन कोकिंग कोल प्राइसेस वगैरह के जो कूलिंग ऑफ हुई है, प्लस इनके खुद के पावर है, जो अंगुल में प्रोजेक्ट रैंप अप हुआ है, डेट में बहुत बड़ा अच्छा फोकस करके इन्होंने डेट अच्छा खासा रिड्यूस कर दिया है। मुझे इन सब चीज़ों के कारण से जेएसपीएल पे बहुत भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि साल डेढ़ साल अगर कोई रखता है तो यहाँ से 10-15% के आसपास की ग्रोथ हो सकती है। और दूसरा अगर देखेंगे तो बहुत पिटा हुआ स्टॉक में सेल है, जो कि पहली तिमाही के नतीजे खराब आए थे क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसेस डाउन थे चाइना इंपोर्ट्स के कारण से। लेकिन फिर वही बात है, कोकिंग कोल के प्राइसेस डाउन होते जा रहे हैं, डेट इन्होंने करीब-करीब जो 350 बिलियन का उसे रिड्यूस करने के संकेत दिए हैं कि 300 तक कर देंगे। फोकस केपेक्स पे है और 20 मिलियन टन की जो कैपेसिटी है उसे 35 मिलियन टन एफवाई 32 तक करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। और कुछ दिनों पहले एक ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि कोई 2-3 कंपनियां सेल पे मर्ज होंगी। अगर वैसा कुछ होता है तो वॉल्यूम में बॉटम लाइन में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। उसे इस वक्त दरकिनार भी रखा जाए तो वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि कंफर्ट दे रहा है। ठीक है, सेल वैल्यूएशन के लिहाज से और प्राइस के लिहाज से कंफर्ट दे रहा है, इसको आप चुन सकते हैं। और दूसरा शेयर है जेएसपीएल, उस पर राजेश जी का कन्विक्शन है। तो ये मेटल में आपके लिए स्टॉक पिकिंग हो गई, क्योंकि इतने सारे जो शेयर जब चल रहे हो ना तो कन्फ्यूजन की स्थिति होती है कि इसमें से बेहतर कौन है प्राइस के लिहाज से और ग्रोथ के लिहाज से। तो दो शेयर राजेश जी ने आपको चुन के बता दिया है। चलिए 3 बजकर जो ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स हैं, जेएम फाइनेंशियल हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये बहुत तेज रफ्तार से चल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात करें, शेयर करीब 9% के आसपास ऊपर है। जेएम की बात करें 14% ऊपर है। एडलवाइस भी चल रहा है। आप जरा बताएंगे कि किसी को अगर इसमें से कोई शेयर चुनना हो सर, क्या लंबी अवधि का कोई बेट हो सकता है या फिर छोड़ दें इस सेगमेंट को? मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए इस सेगमेंट को। ये जो मूवमेंट चल रही है बाजार के कारणों से चल रही है, रेदर देन एनी फंडामेंटल चेंज। अगर इन तीनों में कोई एक ही चुनना हो तो मैं समझता हूँ मोतीलाल ओसवाल थोड़ा बहुत बेहतर बैठता है। लेकिन मेरी सलाह में ये रहेगा कि इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज खोजी जाए रेदर देन गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अभी देख रहे हैं जैसे हम लोग की एफएनओ वगैरह को लेकर के जिस तरीके की चिंताएं सारे रेगुलेटर्स बता रहे हैं। अगर कुछ ऐसा रेगुलेशन आता है तो एक वक्ती तौर पे इनकी कमाई पे थोड़ा फर्क बिल्कुल पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस बात निवेश के लिए थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड कीजिए, निवेश वाले शेयर नहीं है। मार्केट के मोमेंट में ये शेयर दौड़ लगा रहे हैं, तो आपके लिए राजेश जी की ये खास सलाह।